मैं जेल में था, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, दिस इज द एंड, विकी भाई इज नो मोर, ही इज फिनिश्ड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंट मैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। उसने तब मेरे से पूछा कि यार तू बेवकूफ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार तेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार मेरी फैमिली कभी इन चक्करों में पड़ी नहीं है। तो कहता नहीं तू बेवकूफ है, तुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, तुझे अपना मसला नहीं हल करना। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। कहता कि तेरा कोई दोस्त पीछे आने वाला, कोई तेरा भाई, कोई तेरा आउट ऑफ कंट्री कोई दोस्त रहता हो, कोई तेरे पीछे आने वाला नहीं। मैंने कहा कि मेरी तो बातचीत नहीं है किसी से, तो मैं किसको क्या कहूं। तो कहता कि ये तेरा आईओ है ना, सारी गेम इसके हाथ में, इसने जो लिखना तेरे साथ वही हो, तो तू अगर इसके साथ ताउन करेगा तो तेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। कहता कि भाई लगता है तुझे सारा पैसा कबर में लेके जाना है, पैसे आप फिर कमा लोगे, आप अपना मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता कि क्या पैसे कितने लगते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है कि कोई 7-8 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तू लाखों में ही। मैंने कहा 7-8 करोड़। कहता तो और? मैंने कहा इतने तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे रिसेंटली बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी मेरी स्पेंडिंग है, मेरे 100 और काम है, मेरे पास नहीं है। कहता बस फिर तो इधर ही पड़ा है। मुझे वहां से आइडिया हो गया कि इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं एमसीसीआई की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 यूएसडीटी की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी। उन्होंने दर्जनों पॉडकास्ट देके ये बताया कि 3,26,000 यूएसडीटी जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। मैं आपको उसकी स्टोरी बताता हूं क्या। वाला से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं कुछ शाम के 7 बजे के। आइए मुझे कहते हैं कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोल देता हूं। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस हो गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथेरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको यूएसडीटी में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये यूएसडीटी ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है नहीं करना। मैंने कहा सर लेकिन ये 3,26,000 यूएसडीटी आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने, अकाउंट में आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना है? कहता है तुझे जितना कह रहे हो उतना कर। मेरी 15 मिनट के साथ बहस चलती है कि सर ये पैसे ज्यादा है, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। मुझे आगे से ये कहता क्या लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। बीच में मुझे बहाने लगाना शुरू कर दिया क्योंकि तू हमारी कस्टडी में है कि तेरा अकाउंट की हैक ना हो जाए, जब तू यहां से फारिग होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। आईओ ने मुझे इसकी कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया, उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस आईडी, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 यूएसडीटी जिसकी पीकेआर के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब जिस अकाउंट में उसने ट्रांसफर किया, क्या वो एफआईए का अकाउंट था? नहीं। क्या वो एनसीसीआई का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी केपी की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो नैब का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद मैंने वापस निकाला, कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का कि इन्होंने अपने पास ट्रांसफर किया। 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक मेरे सुसाइड जाता। एक ऑफिसर एक मुलजिम को छोड़ने आता है, मैं फटाफट उठ के उससे पूछता हूँ, मैंने कहा सर आपके इस एनसीसीआई इदारे के अंदर जब कोई क्रिप्टो का कोई रोला चलता है, कोई यूएसडीटी का कोई रोला चलता है, तो उस पे क्या होता है? क्या उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है? कहता मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है। कहता क्यों क्या हुआ है? मैंने उसको बताया। मैंने कहा आईओ ने मेरे 9 करोड़ रुपया यूएसडीटी ट्रांसफर कर लिया अपने पास। कहता अच्छा तो उसने आपको कोई रिसीविंग दी है? मैंने कहा नहीं। कहता ऐसा होता तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप कहते तो मैं किसी से पूछूं। मैंने कहा जी पूछने में बड़ा टेंशन में। उस पूरी रात मैंने अगले दिन सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब एक बंदा आता है, मुझे लेके जाता है ऊपर ऑफिस में। मुझे इतनी जोर का वो थप्पड़ लगाता है, मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो लगता है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बता के लगाया जाता है, मेरे पीछे से लगाया जाता है, मेरे साथ पे इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है, मुझे इतनी जोर का थप्पड़ लगाते हैं, मेरे यहाँ से मेरे ज़हन का मवाद अंतरियां सारी मेरी आंखों से बाहर निकल गई। मैं इवन एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया, मेरा विजन काला हो गया, मैं बेहोश हो गया, इतनी जोर का थप्पड़ था। उसने कहा कि हर चीज बतानी जरूरी होती है। मैंने कहा सर मेरे 9 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर लो, मुझे उसकी कोई रीजनिंग ना दो, मुझे उसकी कोई रिसीविंग ना दो, मैं अपना वो कैसे भर रहा? इतनी सी बात में मेरे फिर से एक थप्पड़ मुझे आईओ के पास ले गया। आईओ कहता है कि तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं? एडिशनल साहब बहुत नाराज। मैंने कहा सर आपने 9 करोड़ रुपया मेरा ले लिया है, अभी मैं बात कर रहा था तो उसने इशारा किया इसको बंद कर। अब मुझे बंद कर दिया वापस सवाल आता। कुछ टाइम के बाद जब मुझे फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए तो ये जो मेरी 9 करोड़ रुपया जो मैंने ट्रांसफर किया है 3,26,000 यूएसडीटी, ये बात पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फैल चुकी। हर प्राइवेट मुलाजिम को पता था, हर ऑफिसर को पता था, हर आईओ को पता था, डिपार्टमेंट में हर एक बंदे को पता लग गया था कि ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो शुएब रियाज आईओ के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। आईओ ने सोचा इसने बात आउट कर दिया, सबको पता लग गया। उन्होंने फटाफट क्या किया, उसकी रिकवरी डाल के कोर्ट में पेश कर दिया कि देखो हमने ये पैसे बरामद किए हैं, जबकि उन्होंने बरामद की इंटेंशन से वो ट्रांसफर अपने पास नहीं किए थे। इनकी ये इंटेंशन थी कि पैसा हम अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर इसमें से कोई इसको 20-30% वापस देके इसे डील करेंगे। ये इनकी शुरू की इंटेंशन थी, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी। मैंने मार खा ली क्यों? मैंने कहा मुझे मारो जितना मारो। डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, ये लोग घबरा के मेरे कोर्ट में डाल दी, जिसकी वजह से मजबूर एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को दर्जनों पॉडकास्ट मजीद देने पड़े कि 3,26,000 हमने इस बंदे से बरामद कर लिया, क्योंकि वो बरामदी की नीयत से ट्रांसफर नहीं किया गया। वो तो मैंने डिपार्टमेंट बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी सुनानी पड़ी। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहाँ पे एक और बंदा आया था अपने काम से। मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है आपने वीडियो के एंड तक याद, वो अपने किसी काम से आया था, मुझे देखा, उसने पूछा क्या तेरे केस क्या है? मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहाँ तक पहुंचे? मैंने कहा कि मैं तो पूरी तरह ताउन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ इनको दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको मेरे से और क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा, सबसे सारे लाया। वो कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहे? अब क्योंकि मैं उस बंदे को पहली बार मिला हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैंने उसको कहा कि नहीं मेरे से कोई पैसे नहीं मांग। जैसे सारे लाया कहता अच्छा चल ठीक है, अच्छा लगा सुन के। वो अपने काम में लगे। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फिर मुझे जेल में हवालात बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इससे पैसे लें, हम इससे पैसे का पूछें। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं इनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बाहर से मेरी फैमिली को बुलाया, अरूब और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात। मुझे जब हवालात ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटरोगेशन हो रही थी, उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज साहब से पूछा कि ये आपने इनका मोबाइल क्यों लिया? तो कहता कि इन पे भी एफआईआर हुई। तो अरूब घबरा गई, उसने कहा मेरे पे एफआईआर क्यों होगी? उसने कहा कि आपने तो हमें साथ में मिलने के लिए बुलाया, मुझे मामा के साथ मुलाकात हो जाएगी। तो कहता कि नहीं एफआईआर वो ना हो, ये जो आपके शोर की एफआईआर इसी में बड़ी जगह, हम आपको इसमें ना हो। अरूब घबरा गई, मैंने रूप की तरफ देखा, मैंने रूप की तरफ इशारा किया, मैंने कहा बस बिल्कुल चुप होकर बैठो, ये वक्त गुजारो बस।
इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। खैर वो अरूप से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछना शुरू कर दिए। मैंने यही कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अरूप को वापस भेज दूं घर। उसका मोबाइल वापस मिले ना मिले डजंट मैटर, वो घर जाए। आइयो ने अरूप का मोबाइल रख दिया। मैंने अरूप को कहा कि अब तुम घर जाओ, तुम्हें वापस नहीं आना। जब अरूप घर गई है तो उसने जब वकीलों से डिस्कस किया तो वकीलों ने कहा कोई बात नहीं, हम प्री अरेस्ट बेल करवा लेंगे। तो अरूप ने कहा ओके। अगले दिन उन्होंने जाके प्री अरेस्ट बेल करवा ली। जब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवाई, वो प्री अरेस्ट बेल की खबर उनकी इदारे में एनसीसीआई ऑफिस में आईओ के पास और सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर के पास। इन्होंने फिर से मुझे कहा कि अपनी फैमिली को मीटिंग के लिए। मैंने घर वालों को कॉल की क्योंकि उसकी प्री अरेस्ट बेल हो चुकी थी। मैंने कहा उसको खतरा नहीं है और इसका मोबाइल भी उनके पास है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, मैं बुला लेता। ऑफिसर ने जो है मेरे घर कॉल करवाई। मैंने कहा कि अम्मा वो बड़े अफसरान एडिशनल डायरेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आप बुला रहे हैं, तो बाकी घबराए ना, कोई इस तरह कोई नेगेटिव मीटिंग है, इस तरह कुछ नहीं है। तो आज मेरी माँ और अरूप प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद एडिशनल डायरेक्टर रूम में सरफराज चौधरी साहब कहते चौधरी साहिबा आप अपने आप को क्या समझते हैं, आपने प्री अरेस्ट बेल करवाई? तो अरूप ने कहा जी। तो कहता अच्छा करवाएं, जो आपने करना है। 5 रुपए का एक नया सफा आता है, हम एक नई एफआईआर लिखेंगे और आपको पकड़ेंगे। अरूप मेरी तरफ देख रही है कि ये क्या है, किस तरह की मीटिंग है। मेरी माँ परेशान, लाल उनके चेहरे हो गए थे सबके। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने अपना मोबाइल खोला, वहाँ व्हाट्सएप खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज और ऐसे मेरी माँ को मेरी वाइफ को लिस्ट दिखाई है स्क्रॉल करके कि ये देखो मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है। क्या कर लेंगे? जब वो इतना जज के लिस्ट दिखा रहा था तो उसने बड़े ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ, जितनी आपने प्री अरेस्ट बेल करवाई नया पर्चे में हम पकड़े, हमारे पास कुछ कहने को नहीं। मैंने वहाँ पे सिर्फ सर को कहा कि जी साहब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, मैंने उनको इशारा किया कि प्लीज वक्त गुजारे। मेरे घर वालों के चेहरे लाल हो गए, मतलब बिल्कुल आप कह लो कि उनके पास कुछ कहने को नहीं थे। देवर शेखी वो बातें करता गया, हम लोग घबरा गए थे, हमने बस वेट किया कि ये कब हमें फाइट करेगा। जब उसने कहा कि आप जा सकते हैं, मैं अरूप और मेरी माँ जब उस एडिशनल डायरेक्टर रूम से बाहर निकले, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, अरूप की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा यार मुझे बहाने से कहते हैं कि आप लोगों को बुला लो, फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, डराने धमकाने वाली ब्लैकमेलिंग थ्रेट्स। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ इनका पैसे मांगने का तरीका है ताकि हम जाने, इनको कुछ पैसे दे दें और हमारी जान छोड़ें। तो ये इस तरीके से मुझे मेरी फैमिली को ज़हनी अज़ियत देते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं और उनका राइट बनता है तो प्री अरेस्ट बेल करवा के आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, करें। उसका तो अपना मोबाइल भी दे दिया, आप जब बुला रहे हो वो आ रही है, फिर भी आप उसको थ्रेट कर रहे हो कि जी आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया, कोई बात नहीं, 5 रुपए का नया सफा आएगा, हम आपको फिर अरेस्ट करेंगे। और ये सब इनका तौर तरीका था कि हम लोग किसी तरह टूट जाए और ये जितने पैसे मांगे हम लोग थोड़ी उनको दें। इस दौरान आईओ और उसका जो फ्रेंड मैन है, जब उनको पता लगा कि मैं और मेरी फैमिली किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रही, कोई पैसों के मामले में नहीं करवा रही, तो इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की। उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताया, कहता कि ये पैसे ही मांगे। मैंने कहा यार इस तरीके से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरूप को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांगा। मैंने कहा भाई उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया, उन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी की अपनी जेब डाली, मेरे अब्बा जी का बैंक अकाउंट ब्लॉक है, मेरी अम्मा जी का बैंक अकाउंट भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, अरूप का बैंक अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिया का बैंक अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया, इवन मुनीर जो अंडर 18 है उसका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मेरे दादा अबू जिनका मैंने आज तक ब्लॉग में जिक्र नहीं किया, आज तक उनकी अपीयरेंस नहीं हुई, 80 साल एंड अब की उनकी उम्र है, उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक है। मेरे पास 1 टका नहीं है, सॉरी। उसने मेरी बात नहीं कहता। अच्छा उसने एज जब ये बात आईओ को बताई, आईओ आगे इसको कहता कि इन्होंने देखो 40-50 करोड़ क्या ऐड नहीं पाऊंगा। मेरे दोस्त ने एज मुझे ये बात आ। अब क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी थी, तो मेरे दोस्त ने ये बात मेरी फैमिली को बताई। मेरी फैमिली ने घबरा के कहा कि प्लीज आप किसी और से बात कर लें, अगर वो हमें लोन दे सकता है, कोई उधार में दे सकता है तो दे दे। मेरे दोस्त ने इवन मेरे एक और दोस्त की बात की, उसने मना कर दिया, कहता यार हम नहीं कर सकते, 1 करोड़ हो सकता है। मेरे दोस्त ने फिर आईओ से बात की, आईओ कहता कि हम 60 लाख से नीचे नहीं लें, अरूप की अभी हम की बात नहीं करें। ये बात जब उसने मुझे आकर मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं 60 लाख, मेरे पास 60 रुपये नहीं, सब कुछ नहीं ले लिया। अगले दिन मेरी कोर्ट में पेशी थी, मेरा रिमांड लेने के लिए जब कोर्ट में गए तो मेरी फैमिली वहाँ पे आई हुई थी, उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ के रंग उनके पूरे हमारे साथ जो कह रहे हैं इनको प्लीज दे। अरूप कहाँ प्लीज कहती है मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पता भी नहीं है कि इनको कैसे हैंडल करना है, मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, प्लीज ये जो मांग रहे दे दो। तो मैंने उनकी शक्लें देखी फैमिली की, मैंने करी, लेकिन मेरे पास 60 लाख रुपए बाकी में नहीं है, आप किसी से बात करें। मेरे मामू आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके आए, तो हमने इनको सारी कहानी बताई। मेरे एक मामू पाकिस्तान में होते हैं, वो भी हैं, उनसे हमें उधार लेना पड़ा कि प्लीज हमारी हेल्प करें, हमारा ये मसला है, हमें 60 लाख रुपये उधार चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपये हमें कैश नहीं करके दिया, वो कैश हमने लोगों को पहुंचाया। इनको पैसे जो है मेरे भाई ने भिजवाए थे, मुझे तो पता नहीं था कि इनको पैसे पहुंच गए हैं या मेरे मामू ने दिए हैं, ये सारी बातों को मुझे बात है। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आपकी फैमिली को आपकी मीटिंग करनी है तो आप बुला। मैंने कहा जी ठीक है, अपनी फैमिली को बुला लिया और तब एडिशनल डायरेक्टर साहब का रवैया मेरी फैमिली के साथ तो ठीक है। वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि इट वाज नेवर अबाउट दिस, इट वाज ऑलवेज अबाउट द मनी। मेरी फैमिली से बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया हाँ कि इनको शायद पैसे पहुंच चुके हैं। वो इवन कमरे से चले भी गए थे, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी प्राइवेट बात करनी है तो आप कर लें। वो कमरे से गए हैं, तब मेरी माँ ने, अरूप ने, मेरे भाई ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से मेरे मामू ने उधार 60 लाख रुपये दिए, ये सारी कार्रवाई करी। मैंने अपनी माँ से माफी मांगी, मैंने कहा यार आई एम सॉरी कि मेरी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है सबको। कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देख रहा है, ओके। मेरी फैमिली को 5-10 मिनट दिए मेरे से बात करने के लिए, वो चले। अब तक मेरा 16-17 दिन का रिमांड हो चुका है, इतना लंबा रिमांड होता नहीं। अभी वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि बिग ब्रदर एक बंदा आपने, ये बिग ब्रदर इस बार फिर से एनसीसीआई होता है, लेकिन इस बार मेरे से मिला। मेरे से पूछता है कि कितना कौन क्या प्लीज। मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ दे चुका हूं, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इरादा है। तो मेरे को क्या है, लंबा रिमांड क्यों है? मैंने कहा सर नो आइडिया, लेकिन मैं इनको सब कुछ दे चुका हूं, मेरे सारे मोबाइल इन्होंने मेरी वाइफ को भी नामजद किया, सारे ईमेल पासवर्ड लिए, मैं सब कुछ इनके पास है, ये फिर भी मेरा रिमांड डिमांड करते हैं। कहता अच्छा तो इन्होंने पैसों की बात की थी क्योंकि मैं उस बंदे पे उसका ट्रस्ट नहीं करता। मैंने कहा मेरे से कोई पैसों की बात नहीं, कहता किसी ने इशारा दिया हो, किसी ने इनडायरेक्टली तेरी डिमांड की हो या किसी ने कहा हो कि तू अगर पैसे दे देगा तो तेरी छूट हो जाएगी, फिर वही बात की। मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन है, मैंने उसको कहा उसने मेरी तरफ देखा, कहता यू श्योर? मैंने कहा जी। ये उसने मेरे एक बड़े गुस्से से देखा, कहता कि देख ले अगर कुछ आता है तो तू मुझे बता सकता है। फिर वही बात आ गई, मैं उसको जानता नहीं था, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
वो चला गया। मेरा 23 दिन टोटल रिमांड हो चुका था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चलूँ कि एनसीसीए की हिस्ट्री में इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन एक पॉइंट में इतना तंग आ गया था इनसे कि मैंने खुद ही जब आपके सामने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपनी तसल्ली पूरी करने, इन्होंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अगर ये रिमांड मांग रहे हैं रिमांड मैं इतना तंग आ गया था, मैंने जब साहब खुद ही बोले कि रिमांड लेना। 23 दिन रिमांड के बाद भी इन्होंने 30 लाख रुपया मेरी फैमिली से मुझे जुडिशियल करने का लिया। मतलब एनसीसीए ऑफिसर ने मुझे जेल भेजने के लिए मेरी फैमिली से पैसे लिए। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि ये आईओ से पूछो कि अब क्या इसके मेरे साथ करना है। जैसा कि मैंने बात की है, वो ये नहीं कह रहा कि अब आपकी जेल होगा, वो ये कह रहा है कि हमने 4 पर्चे मजीद रेडी किए हैं, वो 4 पर्चे हम डकी भाई पे ना दें, उसका 1.5 करोड़ रुपया वो मांगे, जिसमें से एक पर्चा इन्होंने कोई लड़की रिलेटेड रखा हुआ। और जब मैंने सुना मैं बर्बाद में टूट चुका था। मैंने अपने दोस्तों कहा इनको ब्लॉक कर दे बस, और तू जा, इनको 4 पर्चे देने 400 दे, मैंने अब 1 टका नहीं देना। इस तरह तो इनको आदत लग जाएगी। फिर ये कहेंगे कि जी अब हम डकी भाई को फायर ना मारने का 5 करोड़ रुपया लेंगे, घर की बत्ती बंद करेंगे, घर में अगर आप चाहते हो बत्ती आए उसका 50 लाख रुपया निकालो, पानी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे घर में पानी आए उसका 40 लाख रुपया निकालो, तो इन हरकतों पे आ जाएंगे। हाँ, अगर आप मेरी एक आधा फैमिली का अकाउंट छोड़ देते तो मैं आपको पैसे कहीं से तो दे, लेकिन हमारी फैमिली जो है वो ना होती। इतना मोटा मेरा चालान पेश किया मुझे एक ऑफिसर, उस चालान के अंदर एक सफे की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफे के अंदर दिखाएं। उस चालान के अंदर मेरी मां का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चालान के अंदर मेरे दादा अबू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको एनसीसीआई के ऑफिसर के पेट भरने, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के पता नहीं उनके पीछे आईएसआईएमआई लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी मां को अरूब को सबकी से मना किया था कि आपने एक तो ये बजट ख्याल रखना, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है, वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमने हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम एनसीसीए के ऑफिसर का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए। और ये बात मैंने उनको दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, पूरी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद करके चुपेरे मार के मुझे कोर्ट में लेके जाते हैं कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोलना। मेरी गिरफ्तारी के 23वें दिन जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशियल हो गया। जुडिशियल का मतलब ये कि मैं जेल जाऊं। जज साहब ने ऑर्डर लिख दिया कि हमने बंदा जुडिशियल कर दिया। अब जुडिशियल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल ही जाता। कोर्ट से एक बार एनसीसीआई ऑफिस वापस आता है, वहां पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भी जाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीआई ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। मेरी तरफ देख के कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए। उसने मेरे से ये भी पूछा क्या तेरे से कोई पैसे लिए? उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए? मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हाई अफसर को पहुंचाए। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बस छोटा-छोटा मोटा-मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कितने पैसे लिए? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुंचाए, तो हमें 60 लाख रुपया उसका। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, उससे मिल। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की, मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिलने। बिग ब्रदर वहाँ से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बिठाया और मुझे जेल ले। 9 सितंबर 2025 को मुझे जेल भेज दिया। मैंने अपनी जिंदगी में घुमाने की सोचा होना कि मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा जब अरूब को कहता कि मैंने बात करनी साथ से। मैंने कहा करवा अरूब से फोन ले लेता है। वो कहता है कि यार साथ आपका एक दोस्त आया था। मैंने कहा कहता यार वो तो सारी डिटेल हमसे मांग रहा था, उसको सब कुछ पता है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो? मैंने कहा यार देखो मैं उसको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन फॉर सम रीजन उसको पता था, मैंने उसको नहीं बताया। उसने मेरे से खुद कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए, और उसने मुझे कहा था कि मुझे डिटेल चाहिए। तो क्या कहता कि हाँ वो हमारे पास आया था, एक कागज़ पे सारा मेरा वो लिख के गया कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पैसे पहुंचाए, किसने दिए, किस बैंक से निकलवाए, वो सारा नोट डाउन करके गया। मैंने कहा कि देखो यार इस वक्त ना हमें नहीं पता कि हमने किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। हमने जिसको भी अप्रोच किया सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। जिन्होंने कोशिश की है वो भी कोई मसला बेटी की तरफ नहीं आया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुन लेते हैं हम एक बार इस बंदे की बात। जाने का ठीक है। जब यार मुझे ये बात बोली तो मुझे आइडिया हो गया कि वही जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, मेरी फैमिली से मुलाकात कर चुका था। पूरी साथ उन्होंने कहा था कि जो आपका दोस्त है, कहता कि आप मेरी भी माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आपने अब 1 भी रुपया किसी को नहीं देना, बस जो आप लोगों ने दे दिया उसकी मुझे डिटेल दे। जेल में अपने आप को एडजस्ट किया, मेंटली एक्सेप्ट किया कि भाई तू अभी इधर है। 10 दिन गुजरे। 10 दिन के बाद एक इंचार्ज फिर से आया किट लेकर, कहता सादुर मान के आई। मैंने कहा जी सर मैं। कहता आ जा तेरी मुलाकात। मुझे लगा मेरी फैमिली है, लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो वही बिग ब्रदर मेरे से मिला। सर से कॉल उठाई, कहता ऐसा डकी तो अपनी फैमिली के सामने बैठे हो। मिलने गया था तो वो मेरी माँ कह रही थी कि वो रो रहा होगा। मैंने कहा सर मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया हमको देख के। कहता नहीं हो पता है जेल हो गया तो क्या हो गया, अंदर बैठ के दरवाजा को नहीं परेशान करना, उनके सामने मुस्कुरा के जाकर खास करके उनके साथ शुगर ले जाकर क्या मैं बिल्कुल ठीक हूं, बड़ा मजा। मैंने कहा सर वो हो जाता है, मैं तो कोशिश करता हूं कि मैं उनको कोई टेंशन ना दूं, लेकिन चेहरे पे बंदे के लिखा है। कहता मैं गया हूं तेरे मां जी बहुत परेशान थी, मैंने उनको तसल्ली दी है, फिर मैं से ये बताने आया कि तुम पता है। फिर मुझे कहा कि अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर तुझे कोई न्यूज़ से रिलेटेड सुनने को मिलती है तो पैनिक नहीं होना, और अंदर किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। कोई पूछे कहना मुझे लंबी चीज़, और अपनी फैमिली को भी कह दे कि किसी चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होना। अगर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करे, कोई कॉल करे, कोई अप्रोच करे, साथ में कोई भी बताया कि जब मैं एनसीसीआई की कस्टडी में था वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे एमआई लगी हुई है। तो उसने मुझे कहा जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उसी बारिश से। फिर उसने बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया, तो लेट मी एंड माय टीम हैंडल। तूने अंदर किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी फैमिली से ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उनका हालचाल पूछ और उनका बंद कर, उनके सामने शुगर लगा, हंस मुस्कुरा, क्या बड़ा मजा आ रहा है, जो बुरा वक्त हो चला गया, अब बस तू वक्त काट। फिर मैंने उसको बोला कि सर वो जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब है वो मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा, तो उधर बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे कुछ नहीं हो। उसके बाद वो चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें हुई हैं जो मैंने अपने वहमों गुमान में नहीं सोचा। मैं जब 23 रिमांड में था मैं इतना मायूस हो गया, मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता था कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है, मैं किसी जगह नहीं, मेरी फैमिली किसी जगह नहीं, हम फंस चुके हैं, हम जीतों में फंसे हुए हैं, अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता, मैं हवालात में एक गंदे से कमरे में बैठ के मैं भीख मांगता था कि अल्लाह तू सब देख तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल।
मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊँ? जिन ऑफिसर ने मेरी फैमिली को मेंटल ट्रॉमा से गुजारा, जिन ऑफिसर ने मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया, जिन ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगा गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उसे मार है गालियां दलवाई, अगले दिन सबकी खबर आ गई, तो सब गिरफ्तार हो। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी-कभी अल्लाह पाक से कहता कि अल्लाह तो मेरी क्यों नहीं सुन रहा। तो ये सब जब मुझे खबर सुनने को मिली तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ने मेरी कभी सुन ली थी। जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम एनसीसीआई ऑफिस में मिला, उसने मेरे से पूछा कि कितने पे केस किया। इसमें एफआईए एंटी करप्शन इदारे को बड़ा एप्रिशिएट करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना, मेरी फैमिली के एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, उनका एफआईआर लॉन्च की और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर मुझे बुरे लोग हैं, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सलूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मेरी चीज न्यूज़ मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून हो रहा उसको उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जम गया था, मैं खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। सही बताऊं तो मैं हार मानी थी, मैं टूट चुका था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ये 100 दिनों में क्या क्या हुआ, ये वीडियो तो शायद 40-50 मिनट की होगी। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने हमारी फैमिली के लिए क्या क्या किया। कहते हैं कि वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी, आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली। ना हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लें, ना हम चाहते हैं कि आप हमें मेंशन करें, क्योंकि हमारे इदारे का नाम लेके आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम लेके अपने लिए कोई बेनिफिट लेगा, इसकी कोई टॉलरेंस नहीं, ये हमारी ड्यूटी है। वी आर हियर टू सर्व दिस कंट्री। अगर आप गलत होते या आपकी फैमिली गलत होती तो हम आपका साथ ना दें, क्योंकि हमने देखा कि हमारी माँ मुश्किल में है, हमारी बेटी मुश्किल में है, हमारा भाई मुश्किल में है, तो हमें आपकी एप्रिसिएशन नहीं चाहिए कुछ। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ एनसीसीआई ऑफिसर्स हैं जो दर्जनों पॉडकास्ट दे रहे हैं पब्लिकली, लेकिन बैक एंड पे वो क्या हरकत करे उस चीज़ का किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ ये बिग ब्रदर का इंस्टीट्यूशन जिन्होंने दिन रात एक कर दिया मेरी फैमिली के लिए। और मैंने उनको कहा कि मुझे बताने दे लोगों को, कहते हैं क्रेडिट नहीं चाहिए। सेल्फलेसली काम किया और एक भी पॉडकास्ट उनके एक भी ऑफिसर ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, जस्ट वर्किंग इन द शैडोज। और मुझे और मेरी फैमिली को पे फखर है और मेरी सिंपैथी हर फैमिली के साथ है जो कभी इन एनसीसीआई ऑफिसर के थ्रू अफेक्ट हुई है। अल्लाह पाक किसी की फैमिली को उस चीज़ से ना गुजारे जिस चीज़ से मेरी फैमिली गुजरी। एक और चीज़ की बड़ी कंफ्यूजन थी कि मेरे एक्चुअली बुकला कौन है। तो मेरा केस जो है वो बशर अमृत शेख देखी है और एडवोकेट उस्मान लतीफ जो मेरा केस आगे प्रस्तुत है। लेकिन मैंने सबकी वीडियो देखी है, जितने बुकला हैं जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैंने सबके टिकटॉक वीडियो देखी है। मैं दिल से उन तमाम एडवोकेट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। इस पूरे 100 दिन के अंदर जो मेन सवाल लोगों का था वो ये था कि यार डकी भाई आप तो इस मामले से फारिग होने के बाद बिल्कुल छोटे चले लोग, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, 8 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे आए, मैंने सिर्फ अच्छा टाइम देखा। जहाँ 8 साल इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे सपोर्ट दी, तो ये 3 महीने की मुश्किल में मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा तो ये तो मेरी सेल्फिशनेस है। जहाँ 8 साल इस मुल्क ने आपको कोई मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 महीने की मुश्किल पे मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जाऊँ? मैं इधर मैं कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया, पाकिस्तान में ही मैं हूँ। यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इस पूरे 100 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा, कोई भी आगे पीछे नहीं आता आपकी फैमिली के अलावा।